हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ऑनलाइन आईएएस के हिंदी माध्यम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि आप लोगों के लिए हम लोग संभव बैच ले आएंगे 2025-2026 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपकी तैयारी खूब पुख्ता खूब बढ़िया हो जाए और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं और फाइनल लिस्ट में आप लोगों का नाम हो। तो हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन में एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से, और एनसीईआरटी सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। एनसीईआरटी प्राचीन भारत का प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने लिखा था। 2007 के पहले ये एनसीईआरटी चला करती थी, लेकिन बाद में फिर इस एनसीईआरटी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और नई एनसीईआरटीज आ गई जो थीम बेस्ड हैं। लेकिन इस एनसीईआरटी का अपना इंपॉर्टेंस, अपना महत्व बना रहा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री को एक स्टोरी, एक कहानी के तरीके से और कालक्रम अनुसार एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में समझाया गया। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोफेसर रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी प्राचीन भारत का इतिहास से। संभव बैच कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन वायदे के मुताबिक एनसीईआरटी बेस्ड प्रोफेसर रामशरण शर्मा। ये कवर पेज है पुरानी एनसीईआरटी का, रामशरण शर्मा की, और ये आप जानते हैं, आपको बताया गया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए इस चैनल पर। हम शुरुआत करेंगे इस टेक्स्ट बुक से। ये कवर पेज, और एक्चुअली ये एनसीईआरटीज अब प्रिंट नहीं होती हैं, पब्लिश नहीं होती, तो अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस इसको दोबारा छापते हैं। जैसे एक पब्लिकेशन हाउस है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, जो इन्हें रीप्रिंट करता है। दूसरा ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन, ये भी मिल जाती है, पायरेटेड मिलती है लेकिन। तो आप जेन्युइन टेक्स्ट बुक परचेस करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, और हम एक बेहतरीन आगाज करने जा रहे हैं और आपको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है कि आगाज बेहतरीन है तो अंजाम भी बेहतरीन होगा। आखिर तक आप लोगों के साथ हम लोग बने रहेंगे। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, हम प्राचीन भारत का इतिहास ले रहे हैं और प्रोफेसर रामशरण शर्मा की टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर, पहला अध्याय, और पहला अध्याय ही है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। कि महत्व क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व क्या है, कुल मिला जुला करके, कि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े ही क्यों, या इतिहास ही क्यों पढ़े, ये होता है ना। और आप लोग अक्सर ही ऐसा सुनते हैं लोगों को कहते हुए, यू नो यार, यू नो आई डोंट लाइक हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री इज सो फैक्चुअल, बिकॉज हिस्ट्री इज सो बोरिंग एंड इट्स ऑल अबाउट मगिंग अप ऑफ डेट्स, की इसमें तिथि याद करना होता है, वर्ष याद करने पड़ते हैं, ये तथ्य है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतिहास तथ्यों का संकलन नहीं है, और ना ही इतिहास वर्ष याद करने का, तिथि डेट्स याद करने का है। इतिहास वास्तव में जो आपको बताता है ना, वो विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। किस चीज का एनालिसिस करता है? कि हम अतीत के खिड़की में झांक कर देखते हैं, पास्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो अतीत के विंडो में, अतीत की खिड़की में झांकते हैं। तो जब अतीत की खिड़की में झांक कर हम विश्लेषण करते हैं ना, तो हम ये पाते हैं कि हम वर्तमान में कहां खड़े हैं, आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, और यहां के आगे 50, 100, 200 साल के बाद हम कहां स्टैंड कर रहे होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इतिहास पढ़ने का यह है कि हम वर्तमान में अपने अतीत की प्रासंगिकता को, उसके रिलेवेंसी को हम कैसे देख पाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, इतिहास का अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भविष्य का निर्धारण करता है। और हिस्ट्री में एक कहावत होती है, इतिहासकार लोग एक कहावत कहते हैं कि जिसका अतीत नहीं होता उसका भविष्य भी नहीं होता। यानी कि भविष्य को अगर संवारना है तो अतीत
का अध्ययन आवश्यक है। तो अतीत के खिड़की में झांककर अतीत का अध्ययन करके वर्तमान में उससे प्रेरणा लेना, वर्तमान को एनालाइज करना, इसको विश्लेषित करना और भविष्य का निर्धारण करना कि हम किधर की ओर जा रहे होंगे, कि सही दिशा हमारे भविष्य की है, हमारे देश और हमारे समाज की सही दिशा है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा पकड़ लिए हो या गलत दिशा में जा रहे हो। तो इस लिहाज से इतिहास का अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और विशेषकर प्राचीन भारत का इतिहास। और आम मान्यता यह है कि प्राचीन भारत का इतिहास आईएएस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टॉपिक होता है, वो प्री और मेंस के हिसाब से नहीं होता है। जैसे एक टॉपिक से आप क्वेश्चन बना दीजिए एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो वो प्री के लिए हो गया, और उसी टॉपिक से आप विश्लेषणात्मक सवाल बना दीजिए तो वो मुख्य परीक्षा मेंस के लिए हो गया। ठीक है, तो पहला चैप्टर रामशरण शर्मा सर के एनसीईआरटी का है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये है ही, यहीं से किताब शुरुआती होती है। और यहां पर देखिए हमने महान सम्राट अशोक के डायग्राम को, फोटो को लिया हुआ है। हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि सम्राट अशोक ऐसे दिखते थे कि नहीं दिखते थे, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उनकी महानता निर्विवाद है, जिसपे दूर दूर तक कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद नहीं है। और हमने सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया। हम प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक के विषय में पढ़ते हैं। और अब इनके पढ़ने का महत्व क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने का महत्व क्या है। और देखिए यहीं पर बगल में सम्राट अशोक के द्वारा लगवाया गया प्रस्तर स्तंभ है, स्टोन कॉलम है, जो उन्होंने अपने साम्राज्य में कई जगहों पर, कई स्थानों पर लगवाया। और उसके निचले वाले भाग पे मुख्य भाग है स्तंभ का, शाफ्ट बोलते हैं इसको, और उस पे अपना संदेशा, अपने आदेश खुदवाए, उत्कीर्ण करवाए, और लोगों को और अपने अधिकारियों को अपना संदेशा और अपने आदेशों से अवगत कराया। और इन स्तंभों के ऊपरी भाग पर सम्राट अशोक ने कुछ पशुओं की आकृतियां बनवाई, जैसे शेर, बैल, वृषभ या वृषभ या हाथी, जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बौद्ध धर्म में महत्व रहा है। और 4 शेर सम्राट अशोक ने 2 जगहों के स्तंभों पर लगवाया, एक मध्य प्रदेश के सांची और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस सारनाथ में लगवाया। और सारनाथ में जो 4 शेर लगवाए गए वो भारत सरकार का अधिकृत राज चिन्ह स्वीकार किया गया हमारे द्वारा, और वो मैसेज दे रहे हैं। तो वो मैसेज क्या है? वो 4 शेर जिसे हमने अधिकृत राज चिन्ह के तौर पे स्वीकारा है, जिसको हम आम बोलचाल में अशोक की लाट बोलते हैं। ये क्यों ऐसा किया, हमने ऐसा क्यों किया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है? तो देखिए 4 शेर सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए, चतुर्दिक, चारों दिशाओं में देखते हुए, ऐसा कह रहे हो जैसे मानो सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट है, जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ है, बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान और कश्मीर से लेकर के कर्नाटका तक फैला हुआ है, चतुर्दिक और चक्रवर्ती सम्राट। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जाने गए अपने नैतिक आचार संहिता के लिए, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, जिसे हम धम्म नीति, सम्राट अशोक की धम्म नीति कहते हैं, कि बड़ों के साथ कैसे सम्मानजनक व्यवहार करना है, छोटों के प्रति कैसे व्यवहार करना है, जनता का राजा के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, राजा का जनता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, नैतिक आचार संहिता, ये सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं। तो वो हम अपनी नीतियों में, सरकार की नीतियों में लागू करते हैं। और इसके अलावा सम्राट अशोक इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट, बेहद शक्तिशाली, लेकिन शांति की राह पर चल रहे हैं और सांस्कृतिक विजय कर रहे हैं। सांस्कृतिक विजय, अच्छी अच्छी बातों को दुनिया जहान में फैलाने का प्रयास कर रहे थे और दूर दूर तक फैलाया भी। तो हमने सम्राट अशोक से सीखा कि शक्ति का बेजा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और देखिए हमारा देश नाभिकीय आयुधों से परिपूर्ण है, न्यूक्लियर ड्रिवन स्टेट है इंडिया, और हमने सम्राट अशोक से सीखा और अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह मेंशन किया कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि हम अपने नाभिकीय आयुधों का प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे।
हम जियो और जीने दो, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम वसुधा को एक कुटुंब, एक फैमिली की तरह लेते हैं और जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम किसी को परेशान करने वाले लोग हैं, लेकिन हम बहुत शक्तिशाली लोग हैं। और देखिए, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन भाई अगर आप हमें परेशान करोगे तो फिर हम शेर हैं, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर दिक्कत करोगे तो घर में घुस के मार देंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है। पावर एंड पाइटी, शक्ति, ताकत और दया भाव का सम्मिश्रण, मेल है सम्राट अशोक, और वही भारत सरकार की अधिकृत नीति है। और इसीलिए हमने अशोक की लाट को, जो सारनाथ में सम्राट अशोक ने लगवाया था, उसे भारत सरकार का अधिकृत राज्य चिन्ह चुना। तो या फिर आप देखिए, महात्मा बुद्ध थे हमारे से 2500 साल पहले, उन्होंने दुनिया को कितना अच्छा अच्छा संदेशा दिया, शांति की राह बताई, लड़ाई झगड़ा नहीं करने को बोला, अपने शिक्षाओं के द्वारा विश्व को, एशिया को एक नई राह दिखाई। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अक्सर ही कोट करते रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं या देश में भी होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग बुद्ध की धरती के, हम लोग बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, युद्ध के नहीं हैं। और अभी वर्तमान भी देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर में ये बात उठ रही है ना कि भारत इसमें मध्यस्थता करके इस युद्ध को समाप्त करा सकता है। तो ये हमारी नीतियों का, दूरदर्शिता और नीतियों का ही परिणाम है कि जब दुनिया में शांति स्थापित करने की बात आती है तो लोग हमारी ओर देखते हैं, क्योंकि हम बुद्ध के देश के हैं, हम लोग युद्ध वाले लोग नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे खिलाफ आप युद्ध करेंगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। फिर हम इतनी ताकत रखते हैं, इतना शक्तिशाली हमारा देश है कि फिर छोड़ेगा नहीं। तो अतीत की वर्तमान में प्रासंगिकता, ठीक है ना, रिलेवेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट, वर्तमान में, प्रेजेंट में पास्ट की रेलेवेंसी क्या है, पास्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसी के लिए हम पढ़ रहे होते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो न केवल प्री के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको यूं मत समझिएगा कि प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत प्री में पढ़ा जाता है और मेंस में तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जाता है, कला और संस्कृति पढ़ा जाता है। हर चीज हर जगह पढ़ी जाती है, क्योंकि दोनों ही पार्ट से प्री में भी सवाल आते हैं, मेंस में भी सवाल आते हैं। अगर आप पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे तो यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं भी आप लोगों को बीच बीच में ये PYQs के द्वारा बताता रहूंगा कि कैसे किन इन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंसी है। तो ये टेक्स्ट बुक रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत, पुरानी एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करते हैं इससे, प्राचीन भारत का महत्व, चैप्टर नंबर 1। और देखिए, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारे लिए जानकारियों का खजाना है, महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत होता है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसको पढ़ने से हम ये जान पाते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कैसे और कहां किया गया, और कौन वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले संस्कृति का विकास किया होगा, आदिमानव या कोई और लोग। वे लोग जिन्हें हम होमो हैबिलिस द टूल मेकर्स कहते हैं, प्रस्तर औजार बनाने वाले आदिमानव होमो हैबिलिस, वो उन्होंने शुरुआत किया और वो पत्थर के औजार बनाते थे, गुफाओं में रहा करते थे और कुछ जानवरों का शिकार करके खाना वाना खाया करते थे। तो वो शिकारी और खाद्य संग्राहक लोग हुआ करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे, और किसी तरीके से अपनी आजीविका चला पाते थे। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका में तकरीबन 640-642 के आसपास की वो गुफाएं मिली हैं, जहां लोग रहा करते थे आज से 35-40 हजार साल पहले, जिन्हें हम होमोसेपियंस नर्मदेंसिस कहते हैं। होमोसेपियंस नर्मदेंसिस उनको नाम दिया गया है। और वो लोग जो पत्थर के औजार बनाते थे और जानवरों का शिकार करके जीवन यापन करते थे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि खाली समय में, जो कि उनके पास थोड़ा ज्यादा खाली समय रहता होगा या शायद नहीं रहता होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जिन गुफाओं में रहा करते थे, उन गुफाओं की दीवारों पर
पेंट किया करते थे, रेखा चित्रण और पेंट किया करते थे। और ये रेखा चित्रण, ये भित्ति चित्र कहलाते हैं। और ये भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग, ये आदि मानव होमो हैबिलिस या होमो सैपियंस नर्मदेंसिस, उनके जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। और यहीं से पता चलता है कि किस प्रकार के जानवरों से वो परिचित थे, या जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया था उन्होंने कि नहीं किया था, ये सब हमें पता चल पाता है। तो गुफाओं से निकल के मनुष्य पहले गुफाओं में रह रहा है, फिर गुफाओं से निकलता है 9,000 10,000 साल पहले, और वो पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार बनाना शुरू करता है। तांबे के औजार, ठीक है, कॉपर और तांबा। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। तांबा पहली धातु थी जिसका प्रयोग मनुष्य ने प्रारंभ किया। तो पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग 9,000 10,000 साल पहले प्रारंभ किया गया, और हम उनको बोलते हैं ताम्र पाषाणिक लोग। और वो गांव बना करके रहते थे, तो हम उन्हें कहते हैं ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, कैल्कोलिथिक विलेज कल्चर्स, ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां। और फिर ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से होते हुए एक दिन नगरों या शहरों का निर्माण किया गया, शहरों की स्थापना की गई। तो पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय इतिहास, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में नगर बसे, नगर बने आज से, हमारे से 4,546 साल पहले। और उन शहरों को हम और आप नाम देते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा, सुतका गेंडोर जैसे 12 से 15 बड़े बड़े शहर बने उस जमाने में। 200 हेक्टेयर 250 हेक्टेयर के क्षेत्रफल वाले शहर बने। और एक शहर में उस समय में कम से कम एक जगह पे 80,000 70,000 50,000 लोग रहते थे। वो ईंटों के मकान बनाते थे, संरचनाएं बनाते थे। तो पहली पहल नगरीकरण, जिसे हम आम बोलचाल में नाम देते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आम अब हम कह रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि वो अधिकांश शहर सरस्वती नदी के तट पे थे, जिसे घग्गर हाकरा भी बोलते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, अभी जो 12 दिन 15 दिन पहले नई वाली एनसीईआरटी अपलोड किया, नई वाली एनसीईआरटी को, क्लास 6 की एनसीईआरटी को अपलोड किया गया। तो उसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर को कर दिया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो पहली बार सभ्यता 4,500 साल पहले हमारे यहां सभ्यता का विकास हो रहा है। नगरीकरण हुआ, नगरीकरण हुआ। तो कृषि का प्रारंभ कब हुआ, कहां हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार खेती करना शुरू किया? पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ गेहूं उगाया। पूर्वी भारत में, इधर इलाहाबाद के आसपास में कोल्डीवा या विंध्य क्षेत्र में कोल्डीवा, वहां पर उन्होंने धान की खेती प्रारंभ की, चावल। तो हमेशा से जो देखिए, जो हम और आप गेहूं और चावल खाते हैं, ये हमेशा से थोड़ी ना रहा है। इसको हमने आर्टिफिशियल कंडीशंस में डेवलप किया है, कृत्रिम दशाओं में इसके वैरायटी को सुधारा है। जैसे चावल जो है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा 10,000 साल पहले वो नहीं है ना जो हम आज खा रहे हैं। वो तो जंगली किस्म का रहा होगा धान, या ट्रिटिकम वल्गेरम गेहूं, ये भी जंगली किस्म का गेहूं रहा होगा ना। और उसको धीरे 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 सुधार करते 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 आज हम बढ़िया बढ़िया चावल खाते हैं और गेहूं खा रहे हैं। और चावल तो मुंह में रखिए, सीधे लगता है पेट में नहीं आत्मा में जा रहा है। और जिनको गेहूं खाने का है उनके लिए गेहूं का वही वाला फीलिंग होता होगा, ठीक है। तो कृषि का प्रारंभ कब, कहां, कैसे? इसके अलावा प्राकृतिक संपदाओं की खोज हुई, प्राकृतिक संपदाओं की खोज हुई, धातु कर्म का ज्ञान हुआ, धातु कर्म। और जैसे मैंने आपको बताया, पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का इस्तेमाल हुआ, और ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ 10,000 9,000 साल पहले। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें तांबे में टिन मिलाया, 9 भाग तांबा लिया, 1 भाग टिन मिलाया, बन गया कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। और फिर कांसे के औजारों से खेतीबाड़ी बढ़ी, और खेतीबाड़ी बढ़ी तो अतिरेक उत्पादन हुआ, कृषि उत्पादन सरप्लस हुआ। और फिर जब सरप्लस हुआ तो व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ हुआ। जब व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ हुआ तो बाजार की जरूरत पड़ी, और वही बाजार धीरे 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 करते करते एक दिन शहर बन गए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चान्होदाड़ो, लोथल, कालीबंगा।
तो गुफा से निकल के गांव और गांव से निकल के शहर, ये जो विकास क्रम है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं, और ये तो इतिहास में ही पता चल पाएगा ना। तो प्राकृतिक संपदाओं की खोज और उसका प्रयोग कैसे किया गया, ठीक है। तो 4,500 साल पहले शहर बने, फिर धीरे धीरे करके कुछ वजहों से हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, उन शहरों का पतन हो गया। और दोबारा फिर जब शहर बने ना, तो वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय बने। और जब दोबारा शहरीकरण हमारे देश में हुआ, दोबारा नगरीकरण हुआ, तो जो दोबारा नगरीकरण हुआ ना, उसके आधार में, उसके जड़ में लोहे का प्रयोग था। तो पहला नगरीकरण, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला पहला नगरीकरण, वो कांसे की देन था। और बुद्ध के जमाने में, महावीर स्वामी के जमाने में जब दूसरी बार शहर बने थे, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, उज्जैनी, चंपानगरी, मथुरा वगैरह, तो वो लोहे की देन थे। तो प्रथम नगरीकरण कांसे का देन था और द्वितीय नगरीकरण हमारा लोहे की देन थी। तो लोहे ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में एक शुरुआती दौर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के धातु कर्म के ज्ञान ने, लोहे की मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी के उसके और उसके अयस्क से कैसे लोहा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, और फिर उससे लोहे के औजार कृषि में कैसे इस्तेमाल किए गए, और लोहे की जब तलवारें बनी, लोहे का जब भाला बना, तो राजाओं की शक्ति बढ़ी। जो कभी कबीले को मैनेज करते थे, अब वो राजा लोहे के औजारों से, लोहे के हथियारों से वो क्षेत्र जीतना शुरू करते हैं। तो कबीला या जन क्षेत्र में बदलेगा, जनपद 3,000 साल पहले, जन से जनपद, और जनपद जब और बड़े होंगे बुद्धा और महावीर स्वामी के जमाने में, तो वो कहलाएंगे महाजनपद। तो 2500-2600 साल पहले हमारे देश के, प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद थे। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में, अंगुत्तर निकाय नाम के एक बौद्ध ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये महाजनपद है, ये उनकी राजधानियां हैं। तो जन से लोहा आया, लोगों ने लोहे का 3,000 साल के आसपास पहले लगभग लोहे के प्रयोग का ज्ञान हुआ। लोहे के प्रयोग से इस बार फिर जमीन का गहरी जुताई संभव हुआ, और मिट्टी चीर दिया जाएगा, भुरभुरी हो जाएगी, और झमाझम बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ये मूव करेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लोहे का प्रयोग करते हुए आर्यजन ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बढ़ते हैं, और लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग, बढ़िया मिट्टी, बहुत बारिश, झमाझम बारिश, तो धान और गेहूं जैसे नए नए किस्मों का, नए नए प्रजातियों का उत्पादन, कृषि उत्पादन शुरू होता है। और फिर धीरे धीरे करके शहरीकरण में तब्दील हो जाते हैं वो केंद्र। तो प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, तो पूरा नगरीकरण का जो विकास है ना, इसकी जानकारी हमें प्राचीन भारत से मिल रही है। तो हम नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के पैटर्न, उसके डेवलपमेंट को समझ पाते हैं, और फिर हम ये तुलना कर पाते हैं कि हमारे आज के शहर और हमारे बुद्धा के जमाने के शहर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में क्या समानता और क्या भिन्नताएं हैं, ठीक है। और हम ये जान पाते हैं प्राचीन भारत के अध्ययन से कि कताई, बुनाई, कपास उगाना, कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बुनना, और हमें मोहनजोदाड़ो ना, मोहनजोदाड़ो एक जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां से बुना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वो कपास का है, कॉटन क्लॉथ है, कॉटन, और वो बुना हुआ है और उसको रंगा भी गया है, यानी कि नील भी था, कपड़े को रंगा जाता था। तो ये सब कब शुरू हो रहा है? कताई, बुनाई, धातु कर्म का प्रारंभ कब और कैसे, कहां हुआ, ये सब बातें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से पता चलती हैं। जंगलों को कैसे साफ कर बस्तियों का विकास किया गया? जब पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में ये घने जंगल हुआ करते थे, तो इधर की तरफ हम लोग कैसे बढ़े? ये क्षेत्र कब बसावट में आए, कब इन क्षेत्रों को बसाया गया, जंगलों को साफ कर बस्तियों का विकास किया गया, गांव से नगर कैसे विकसित हुए, और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, विभिन्न प्रकार की लिपियों और भाषाओं का विकास क्रम। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो हम बोल रहे हैं,
जो मैं अभी बोल रहा हूं रूबरू आपसे, ये हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, और जो यहां लिखा हुआ है ना, ये तो टाइप कर दिया है मैंने, ये जो लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? क्या प्राचीन काल में भी हिंदी भाषा थी, और अगर नहीं थी तो क्या थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत कौन लोग बोलते थे? विद्वज्जन, ब्राह्मण्स। तो आम लोग क्या बोलते थे? प्राकृत। तो भाषा के स्तर पे हमें देखना है कि भाषाओं का विकास कैसे हुआ, लेखन शैली के स्तर पे देखना है कि लिपियों का विकास कैसे हुआ, विकास क्रम क्या रहा है ना। तो विभिन्न प्रकार की लिपियों और भाषाओं का विकास क्रम पता लगाना है। तो हम इतने बेबाकी से, मैं आपसे इतने बेबाकी से रूबरू हूं, ये भाषा ही तो है, भाषा ही तो है। तो क्या आदि मानव के पास भी भाषा थी? जो गुफाओं में हम लोग रहा करते थे, हमारे पूर्वज लोग, और अगर उनके पास भाषा नहीं थी तो इंटरेक्शन, कुछ तो इंटरेक्शन करते होंगे ना। और वो इंटरेक्शन कैसे करते थे, क्या बोलते थे? वो तो नहीं पता, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है नहीं। तो अगर बोलते नहीं थे तो क्या चिन्ह, कुछ इशारों इशारों में बातें हो जाती थी? इशारों इशारों में तो बातें हो ही जाती हैं। तो क्या इशारों इशारों में ही बातें हो जाती थी, या कुछ टिप टाप करके, टिंग टिंग ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसा होगा सिंबॉलिक, वो उस तरीके की भाषा थी? और जैसे वो मूवी है ना भल्लाल देव वाला, और उसमें एक वो जो होता है अटैक करता है भल्लाल देव वाले और बाहुबली वाले किंगडम पे, तो अजीब सा नहीं बोलता, इम्मा मिम्मा चिप ऐसे ऐसे करके कुछ बोलता है। तो उस तरह का कुछ पता नहीं ठीक से हमें। तो भाषा थी नहीं थी, ये सब चीजें ना पता चलनी, ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो लिपियों और भाषाओं का विकास, यहां पे देखिए ये पिक्चर्स हैं कुछ, ये पिक्चर्स हमारे प्रथम नगरीकरण, ये हमारे प्रथम नगरीकरण का है, प्रथम नगरीकरण। और ये संपन्न हुआ है हमारे से 4500 वर्ष पूर्व। और यहां ये जो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है मोहनजोदाड़ो शहर का, जो हमारे प्रथम सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और देखिए कितना वेल प्लान्ड सिटी है, कितना सुनियोजित नगर है, 4500 साल पुराना। और शहर, ये नगर दो भागों में बटा हुआ है। बाईं तरफ वाला, पश्चिम वाला थोड़ा ऊपर है, छोटा है, और पूरब की तरफ वाला बड़ा है। और इधर वाले बाईं तरफ वाले बड़े बड़े संरचनाएं हैं, और दाहिनी तरफ वाले छोटे छोटे मकान हैं। जैसे लगता है कि इधर आम आदमी रहते होंगे और इधर खास लोग रहते होंगे, शासक वर्ग या अमीर लोग रहते होंगे। और दोनों भाग दीवार से घिरे हुए हैं, सुरक्षा का पूरा चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। और यह शहर इस तरह से बनाया गया कि पहले सड़कें बनी, फिर गलियां बनी, फिर नालियां बनी, तो और उसके बाद मकान बने। और हम और आप आजकल कैसे बनाते हैं? पहले मकान बना, पहले प्लॉटिंग कर ले, मकान बना लिया जाए, और मकान बन गया ना तो नगर निगम तो खुद ब खुद ये सब बनाता रहेगा। तो हम लोग बहुत वेल प्लान तरीके से नहीं बसाते हैं अपने शहरों को, लेकिन हम ही लोग थे 4500 साल पहले जो इतने वेल प्लान तरीके से शहरों को बसाया करते थे। और ये तो मोहनजोदाड़ो वाले लोग तो अपने बेहतरीन नालियों के लिए जाने जाते हैं। आग में पकाई हुई ईंटों से बनी नालियां, और नालियों में मैनहोल्स बनाए जाते थे कचरे का निस्तारण करने के लिए। नालियों को ढक के पत्थर के स्लैब से, स्टोन स्लैब से ढक करके रखा जाता था। तो एक जमाने का वो शहर और एक जमाने के हमारे और आपके शहर, तो उन शहरों ने हमारे शहरों को कैसे प्रेरित किया है, क्या इनपुट दिया है, क्या निवेश प्रदान किया है, क्या सीख पा रहे हैं हम? हमारे शहर बेहतर है कि उनके शहर बेहतर है? तुलनात्मक अध्ययन तो करना ही पड़ेगा हमें ना। या फिर ये प्रथम नगरीकरण, और फिर ये प्रथम नगरीकरण का पतन हो जाएगा, तो ये इसके पतन के बाद दोबारा जब होगा नगरीकरण, जिससे हम कहेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण। और द्वितीय नगरीकरण हमारे से 2500 वर्ष पूर्व होगा। और फिर वो नगर होंगे काशी, कौशांबी, श्रावस्ती, तक्षशिला, पेशावर, मथुरा, उज्जैनी, चंपा, चंपा शहर का नाम है भाई, चंपा। ये तो प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, नगरीकरण का पूरा विकास
हमें समझना पड़ेगा। तो आज के नगरीकरण को समझने के लिए हमें अतीत की खिड़की में झांकना पड़ता है, और झांक के देखें तो पता चला यार आज से तो पहले ही 2 बार नगरीकरण हो चुका है हमारे यहां, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में 2 बार नगरीकरण हो चुका। एक बार बुद्धा और महावीर के जमाने में, और एक बार 4,500 साल पहले नगरीकरण हुआ, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में ही गुरुकुल परंपरा, वैदिक सभ्यता में ही गुरुकुल परंपरा। और देखिए वैदिक काल जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम वैदिक काल को लेते हैं 3600 वर्ष पूर्व, या आप इसे लिख सकते हैं 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व से लेकर के पहले लेते हैं 3000 वर्ष पूर्व ले लेते हैं। और इस काल में जो आर्यजन हैं, आर्यजन जिनका धर्म हम सनातन धर्म कहते हैं, खासतौर पे सनातन धर्म या हिंदू धर्म, सनातन धर्म बोला जाता है मूल रूप से, तो यहां पर आर्यजन है, आर्यजन। और ये इधर की तरफ है सप्त सैंधव प्रदेश की ओर है, सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान, ये वाला बेल्ट पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पाकिस्तान का, पंजाब हरियाणा दिल्ली और मेरठ की तरफ है। और यहां से ये 3000 साल पहले यहां पे प्रारंभ होता है कहीं लोहे का प्रयोग, आर्यों के द्वारा लोहे के धातु कर्म का ज्ञान होता है। और एक बार जब लोहे के धातु कर्म का ज्ञान हो जाता है तो अब ये लोग यहां से जब आगे बढ़ते हैं, तो अब ये लोग आगे बढ़ते हैं जंगलों को साफ करते, काटते, जलाते पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार की तरफ। और यह संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ लोहे के प्रयोग के द्वारा, लोहे के औजारों के प्रयोग के बदौलत। फिर ये लोग इस बेल्ट में यहां से यहां मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यहां से इधर की तरफ आते हैं और फिर मध्य प्रदेश की तरफ। तो ये आर्यीकरण कहला रहा है, आर्यीकरण, आर्यनाइजेशन, आर्यनाइजेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहां से शुरुआत होकर के सप्त सैंधव प्रदेश। तो जब सप्त सैंधव प्रदेश में प्रारंभिक आर्यजन है तो इधर नहीं है, यहां पर घने जंगल हैं। तो इन घने जंगलों को कैसे साफ किया गया? लोहे के उपकरणों के द्वारा साफ किया गया। और लोहे का उपयोग आर्यजनों ने प्रारंभ किया लगभग 3000 वर्ष पूर्व। और इधर की तरफ जब ये बढ़े तो इस वाले क्षेत्र को बोला गया आर्यावर्त, आर्यावर्त। और यही आर्यजन थे सप्त सैंधव प्रदेश में जो प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति पूजा, क्योंकि ये लोग पशुचारी हैं, यायावर हैं, एक जगह पे टिक के नहीं रह रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह घास के मैदानों की तलाश में रहते थे, क्योंकि गाय पालते थे और घोड़े पालते थे और इनकी आजीविका गाय केंद्रित थी और ये घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने में किया करते थे। तो ये एक जगह टिक के नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो ये खुले में है, प्रकृति की गोद में है, तो ये प्रकृति पूजा करते थे। हे सूर्य देव, हे बिजली और बारिश वाले इंद्र देवता, और उनके लिए मंत्रों की रचना किया करते थे और मंत्रों का जाप करते थे। जैसे सूर्य देवता के लिए जो मंत्रों का जाप करते थे ना, सूर्य देवता के लिए, तो वो मंत्र जानते हैं ना, ऋग्वेद के 3 मंडल में है और उसे ऋषि विश्वामित्रा ने रचा था। और वो मंत्र है गायत्री मंत्र, विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या रुद्र देवता के लिए मंत्र रचा गया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये मंत्र रचे गए। और ढेर सारे जब मंत्र रच गए ना, तकरीबन 10,500 के आसपास मंत्र रच गए, लगभग की बात कर रहा हूं, तो उस पूरे मंत्रों के संकलन को नाम दिया गया ऋचाओं का संग्रह, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद प्रारंभिक आर्यों की रचना है, ऋग्वेद प्रारंभिक आर्यों की रचना है। तो आज के जमाने में जो हमारे मंत्र हैं, हमारा पूजा पाठ का पद्धति है और प्रकृति पूजा, देव पूजा, देवी देवताओं की पूजा, ये सब का प्रारंभ कहां से हो रहा है? 3000 साल पहले, निश्चित तौर पे 3000, उसके भी पहले 3600 साल पहले से हो रहा है। तो आज के अगर धर्म, संस्कृति,
और इन सब चीजों को समझना है, पूजा पाठ की पद्धति को समझना है, तो हमें अतीत की खिड़की में झांकना ही पड़ेगा, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। और हिंदू मैरिज, विवाह विवाह जो होगा तो वो तो वैदिक रीति से ही होगा ना, आर्यों वाली रीति से होगा। वैदिक रीति से हिंदू मैरिज वैदिक रीति से होता है और विधिवत यज्ञ और मंत्रोच्चार के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो बिना वैदिक रीति, बिना वैदिक संस्कृति के जीर्णो वो होता है ना, नैया पार नहीं लगेगी गृहस्थी की। गृहस्थी का प्रारंभ ही आपका जो होगा ना, वो वैदिक संस्कृति से हो रहा है। तो वैदिक संस्कृति की, वैदिक धर्म की बहुत सारी बातें आज भी कंटिन्यू है। कुछ चीजें डिसकंटिन्यू हो गई हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। जैसे आर्यों के इस पवित्र पुस्तक ऋग्वेद में एक देवता का वर्णन है, पूषण, पूषण देवता। लेकिन हम ये जानते हैं कि वर्तमान में पूषण देवता की पूजा पाठ का ज्यादा प्रचलन नहीं रह गया है, या लगभग खत्म ही हो गया है। इंद्र देवता के भी पूजा पाठ का प्रचलन काफी कम कर दिया गया है। और अब इंद्र देवता को याद हम करते हैं जब झमाझम खूब बारिश होती है या एकदम ही बारिश नहीं हो रही होती है। तो पैटर्न ऑफ चेंज जो है ना, परिवर्तन जो हो रहा है, सातत्य और परिवर्तन, कॉन्टिन्यूटी एंड सर्वाइवल, ये सारी चीजें बिना प्राचीन भारत का अध्ययन किए हम समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको जाति व्यवस्था समझना है, अगर आपको वर्ण व्यवस्था समझना है, तो हमें अतीत की खिड़की में हर हालत में झांकना ही पड़ेगा, बिना झांके काम ही नहीं चलेगा हमारा। और देखिए, भारतवर्ष एक देश के रूप में, और ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां पर कि जो आर्यजन है ना, प्रारंभिक आर्यजन है, मैंने आपको बताया ये मंत्रों की रचना करते थे और मंत्रों का संग्रह करते थे, और मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद नाम दिया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के 30 कबीलों का वर्णन है, और उन्हीं में एक कबीला है भरत कबीला। भरत कबीले के राजन्या है सुदास, बहुत सारे राजा थे, राजन्या सुदास। तो भरत कबीले के ही, आर्यों के भरत कबीले के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, भारतवर्ष। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम भारतवर्ष कहते हैं तो वो कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। भारतवर्ष का मतलब होता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ब्रह्मपुत्रा घाटी से लेकर के गुजरात और राजस्थान तक। तो जब भी प्राचीन भारत में, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, प्राचीन भारत के कवियों ने भारतवर्ष की कल्पना की है, तो किसी छोटे क्षेत्र की कल्पना नहीं की है। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की कल्पना की है, जिसमें उनके दिमाग में एक निश्चित सीमा या प्राकृतिक सीमाएं, बाउंड्री है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्रा घाटी से लेकर के गुजरात तक का एक पूरा व्यापक दायरा है, एक बड़ा क्षेत्र है। तो जब भी हम भारतवर्ष कहते हैं तो पूरा भारत, आज का पूरा भारत होता है। तो भारत एक देश के रूप में एक सांस्कृतिक इकाई रहा है प्राचीन काल से ही, भले ही आधुनिक रूप में ना रहा हो, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत, जब हमारे ऋषि मुनियों, हमारे कवियों, लेखकों की कल्पनाओं में आता था भारत, तो भारत आज वाला पूरा भारत आता था। तो भारत एक देश के रूप में एकदम प्रारंभिक दौर से ही, आर्यों के जमाने से ही रहा है। ठीक है, तो भारत, जब भी आप भारत कहेंगे तो पूरा एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री आएगा, और उसी भारत, हमारे देश को, उसी देश को फारसी लोगों ने, पर्शियंस ने एक नाम दिया, हिंद नाम दिया, हिंद। और यूनानी लोग जब आए 2200-2300 साल पहले, तो यूनानियों ने नाम दिया इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा ना, इंडिया नाम यूनानियों का दिया हुआ है, अंग्रेजों का नहीं दिया हुआ है। तो इंडिया, दैट इज भारत। तो मूल नाम हमारे देश का इंडिया नहीं है, मूल नाम भारत है। भारतवर्ष, मूल नाम भारतवर्ष है। इंडिया, दैट इज भारत, जो कि भारतवर्ष। तो इंडिया जब बोलते हैं तो वो फील नहीं आता है जो भारतवर्ष बोलने में फील आता है, जो हम अनुभव कर पाते हैं अंदर से। भारतवर्ष जब हम बोलते हैं तो भारतवर्ष एक ऐसी संकल्पना है जहां भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्रा घाटी से गुजरात तक कल्पनाओं में आता है। और जब हम भारतवर्ष कह रहे हैं तो इसमें सिर्फ आर्य ही नहीं है, अनार्य ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग जो भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष ने उनको गले से लगा लिया, उनको अपने मिट्टी में पनाह दी। तो बहुत सारे लोग आए। तो
मोहम्मद इकबाल उर्दू के शायर थे, कवि थे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा। तो उनके कविताओं का बड़ा अच्छा संकलन है भारत की तारीफ में। तो एक एक लाइन है, मैं आपको सुनाता हूं। ऐ आबे रूद गंगा, गंगा जी के बारे में। आब मतलब पानी होता है। ऐ आबे रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों का कारवां यहां रुका और वो यहीं के होके रह गए। ऐ आबे रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। या यूनान मिस्र रोमा सब, रोमा रोमन एम्पायर, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा भारतवर्ष। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये महत्व होता है इतिहास पढ़ने का, अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के विषय में, अपने धर्म के विषय में हम जान पाते हैं और गर्व कर पाते हैं। गर्व करने के लिए बहुत चीजें हैं, कुछ चीजें गर्व नहीं करने के लिए भी हैं, कुछ कुछ हल्की फुल्की सी बुराइयां भी थी हमारे अंदर। तो बुराइयां सब में होती थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां हैं। गर्व करने के लिए बहुत सारे विषय हमारे पास पड़े हुए हैं। तो बहुत तरीके के लोग भारतवर्ष आए और भारत ने उनको गले से लगा लिया, पनाह दिया, और वो यहीं की सभ्यता और संस्कृति में हमेशा हमेशा के लिए समा गए, यहीं मरे खपे। शुरुआती दौर में जब देखिए बाहर से लोग आते हैं, आक्रमणकारी आते हैं, तो शुरुआती दौर में फ्रिक्शन होता है, लड़ाई झगड़े फ्रिक्शंस होते हैं, घर्षण होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसी सभ्यता और संस्कृति के भाग बन जाते थे। जैसे 2200 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य कितना विशालकाय साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों से ताबड़तोड़ बाहरी आक्रमण हो गए। और पहले आक्रमणकारी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आक्रमण किया था वो ग्रीक्स थे, यूनानी थे। जो देखिए यहां पर है ना, ये हमारा भारत भूमि, यहां पर ग्रीको बैक्ट्रियंस यहां के रहने वाले थे, और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन वो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो यहीं की सभ्यता संस्कृति में रच बस गए। जैसे एक हिंद यवन इंडो ग्रीक रूलर था मिनांडर, और वो एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के संपर्क में आया, और वो इतना प्रभावित हुआ कि नागसेन के प्रभाव से वो बौद्ध बन गया। और उनके बातचीत का संकलन पाली बोली में, पाली डायलेक्ट में रचित एक ग्रंथ में आता है, मिनांडर, क्वेश्चंस ऑफ मिनांडर। मिलिंद पढ़ो, मिलिंद मतलब मिनांडर, पढ़ो मतलब प्रश्न, पाली में, है ना। ये आए। फिर ग्रीक्स के बाद शका पार्थियंस आए, ये शका सीथियंस, शकास पार्थियंस, फिर कुषाण लोग आए, शका पार्थियंस और कुषाण्स। तो ये और इसमें देखिए कुषाण में दो रूलर, अब आप दो शासकों का फिलहाल मैं नाम बता देता हूं आपको, आगे हम लोग इन सबको बात डिटेल में एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ते रहेंगे। एक था वीमा कैडफाइसस। वीमा कैडफाइसस के कॉइन्स पे, धातु के सिक्कों पर हम्प्ड बुल, कुबड़ वाले बैल की आकृति मिल रही है, यानी कि हमारे नंदी जी की आकृति मिल रही है, और त्रिशूल मिल रहा है। तो अगर नंदी जी और त्रिशूल की आकृति मिल रही है तो निश्चित तौर पे वीमा कैडफाइसस या तो शैवाइट हो गया था, या वो शैव धर्म से अत्यधिक, शिव जी की पूजा से अत्यधिक प्रभावित था। और शिव जी की पूजा से कौन प्रभावित नहीं होगा, तो भोले हैं, ठीक है ना। तो सीथिया, पार्थियंस, कुषाण्स, और कुषाणों में एक और रूलर जो बुद्धिस्ट हो गया था, कनिष्क। और कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं की चौथी मीटिंग को आज से 2000 साल पहले, फर्स्ट सेंचुरी सीई में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में संरक्षण दिया था। और कनिष्क के सिक्कों पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा होता है, यहां पे पढ़िएगा आप, रोमन लिपि में, BODDO, बोडो। और ये जो बने हुए हैं ये महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध का अंकन किया गया है, और बोडो का मतलब ही होता है बुद्ध। तो इनके कनिष्क के सिक्कों पे लिखा हुआ है शाका माना बोडो, शाका माना बोडो, यानी कि शाक्य मुनि बुद्ध। तो ये अत्यधिक प्रभावित हुआ बुद्ध, और बुद्ध की शिक्षाएं, हम बुद्ध के देश के लोग हैं, हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम युद्ध की धरती के लोग नहीं हैं, है ना। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, चाहे भारत में बोल दें या भारत के बाहर बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर ये बात हमेशा ही बोलते रहते हैं कि हम लोग बुद्ध के लोग हैं, हम लोग युद्ध के लोग नहीं हैं। और इसीलिए देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में भी ना ये मुद्दा आ रहा है ना, कि हम लोग मध्यस्थता कर सकते हैं, और जब दुनिया को शांति की जरूरत पड़ती है तो जरूर दुनिया भारत की ओर देखती है। वो अभी मैंने आपको बताया वसुधैव कुटुंबकम, हमारी नीतियां ही ऐसी हैं।
तो और यहां पे देखिए, जब ये यूनानी लोग आए और रोमन्स आए, तो जब ग्रीको रोमन्स आए ना, तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति के तत्वों को भी लेकर के आए। और ग्रीको रोमन का मूर्ति कला जो था, ग्रीको रोमन मूर्ति कला का असर हमारे यहां के मूर्ति कला पे पड़ा। विशेष तौर पे गांधार मूर्ति कला शैली विकसित हुई जो ग्रीको रोमन प्रभाव में आई। हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि हमारे महात्मा बुद्ध कैसे रहे होंगे। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये आकृतियां, पत्थर की मूर्तियां, ऐसे ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, लेकिन ये फीचर्स, ये लक्षण ज्यादा यूनानी और रोमन लगते हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की पहली प्रस्तर मूर्तियां गांधार में बनी। हालांकि एक अन्य ग्रुप है इतिहासकारों का जो कहता है कि नहीं नहीं, मथुरा में बनी। लेकिन आज से 2000 साल पहले प्राचीन भारत में मूर्ति कला की दो शैलियां थी, गांधार मूर्ति कला शैली और मथुरा मूर्ति कला शैली, जिसमें गांधार मूर्ति कला शैली जो थी वो ग्रीको रोमन इंपैक्ट, ग्रीको रोमन प्रभाव में आई। और यहां पर देखिए प्रस्तर पत्थर पे, बड़े से पत्थर पे मैसेज खुदवाया गया है। और ये मैसेज जानते हैं किसने? ये पत्थर पे मैसेज, इसको हम कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का है, आज से लगभग 1900 साल पहले का है, 150 ईस्वी का है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक शक शासक था, शक शासक, उनका नाम था रुद्र दामन। रुद्र दामन का ये जूनागढ़ अभिलेख है। और महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि शका बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन यह अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाया गया प्रथम अभिलेख है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखवाया गया प्रथम अभिलेख है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो प्राकृत भाषा थी, संस्कृत नहीं थी। और शका रूलर रुद्रदामन ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो संस्कृत थी। तो प्राकृत और संस्कृत प्राचीन भारत की दो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, स्टैंडर्ड भाषाएं हुआ करती थी। और आम बोलचाल में प्राकृत होता था, और विद्वत जनों में, ब्राह्मण लोगों में वेदों के लिए, ब्राह्मणों, उपनिषदों, आरण्यकों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, स्क्रिप्ट या लेखन शैली, या जिसे हम लिपि कहते हैं, अंग्रेजी में इसी बात को स्क्रिप्ट बोल दिया जाता है, ठीक है ना। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, रामशरण शर्मा सर की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कि कह रहे हैं कि लोगों को तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक उन्हें लिखना ना आता हो, जब तक उन्हें लिखना ना आता हो। भाई इस हिसाब से तो हम लोग बहुत पहले से ही सभ्य लोग हैं, क्योंकि हमारे यहां जिन लोगों को सबसे पहले लिखना आया वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। और वो पत्थर की छोटी छोटी मुहरें बनाते थे और उन पे अंकन करते थे, कुछ कुछ लिखते थे। तो सिंधु घाटी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे कुछ भाव चित्र, अक्षर नहीं है, भाव चित्र है, पिक्टोग्राफ बोलते हैं, भाव चित्र बनाते थे। और इस तरह से कुछ, अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये सब क्या है तो ये तो पता है एक भाव, दो भाव चित्र है, तीसरा भाव चित्र है, चौथा भाव चित्र है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक पूरी तरह से, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन भाई इतना तो पता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो पहले लोग थे हमारे इतिहास में जिनको लिखना आया था। और अगर लिखना आया तो सभ्य है, यानी कि सभ्यता है। तो सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि लोगों को लिखना आता। और जिस देश में, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रुचिकर बात है, जिस देश में 4500 साल पहले लोगों को लिखना आता था, उस देश को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो वो अंग्रेज हमें क्या कहते थे? असभ्य, जंगली और बर्बर। जब यूरोप के लोग छाल पहन के घूमते रहे होंगे ना, तब हमारे यहां लिखना आता था लोगों को। और ऐसे देश को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो असभ्य कहा कि असभ्य, ये असभ्य लोग हैं, अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस, असभ्य जंगली बर्बर लोग हैं। तो कितना गलत था
इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे अंग्रेजों ने तो सरासर गलत बोला था हमें, और हमारे मन में अंग्रेजों ने कूट कूट कर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया था, हीन भावना डाल दी थी। तो हम हीन भावना से ग्रसित हो गए थे अंग्रेजों के जमाने में, और हमें लगता था कि हमारा तो कुछ योगदान ही नहीं है दुनिया में, हम ही लोग असभ्य जंगली हैं, हम ही लोग निकृष्ट हैं। और ये अंग्रेज लोग हैं, ये बड़े सभ्य लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि यही चीज तो अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया था। मैकाले कि मैकाले का घोषणा पत्र और उसको आधार बना के 1835 में शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, और अंग्रेजी भाषा को बरतानिया सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने क्या बना दिया, शिक्षा का माध्यम बना दिया। और इसीलिए देखिए हमारे यहां उन लोगों को जो जिन्हें लगता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत बढ़िया, बहुत बड़का होने की निशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी भाषा आना आपकी अतिरिक्त योग्यता हो सकती है, गर्व करने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं हो सकता है। गर्व करने का विषय तब होता है जब आपको अपनी मातृभाषा आती हो, और अगर मातृभाषा नहीं आती है ना तो शर्मनाक बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, लेकिन अपनी भाषा में फील होता है, अपनी भाषा में फील होता है। तो हमेशा अपनी भाषाओं को, अपने देश की भाषाओं को, मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, और कभी भी हीन भावना से आदमी को ग्रसित नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ लोगों को यह लग रहा हो कि अंग्रेजी जानना श्रेष्ठता की निशानी है, तो वो मैकाले के मानस पुत्र और पुत्रियां हैं, ब्रेन चाइल्ड, क्योंकि अभी भी वो ब्रिटिश मेंटालिटी से बाहर बेचारे लोग नहीं आ पाए हैं। तो लोगों को तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक कि उन्हें लिखना ना आता हो, और इस हिसाब से हम 4,500 साल 5,000 साल पहले से सभ्य लोग हैं। अंग्रेज भले नहीं थे, लेकिन कह रहे हैं हमें उल्टा। ठीक है, तो हमारे यहां जितनी भी आज के दौर में लेखन शैलियां हैं, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं जो लिख रहा हूं ना, ये लेखन शैली है, या इसी को लिख देता हूं कि मैं जो लिख रहा हूं वह एक लेखन शैली है, लेखन शैली है। भाई कौन सी ये लेखन शैली है, जानते हैं, बखूबी जानते हैं आप लोग, वो स्मार्ट लोग हैं। ये है देवनागरी लिपि। तो जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं ये देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो हमें और आपको आ रही है, क्या अचानक से आ गई, या इसका विकास क्रम रहा होगा ना? तो इसका विकास क्रम क्या है, देखिए देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। इसका विकास क्रम 2,500 साल पहले से है। सबसे पहले देखिए 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व जो लिपि हुआ करती थी वो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, ब्राह्मी लिपि। और फिर ब्राह्मी लिपि से विकसित होती है लगभग आज से 1500 वर्ष पूर्व, गुप्त काल में ये बदल जाती है। 1,000 साल हो गया ना, 1,000 साल में अक्षरों के आकृति में बदलाव आ जाता है, तो ये ब्राह्मी लिपि बदल के हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका लिपि, लेखन शैली। और फिर ये सिद्ध मातृका लिपि आगे जब डेवलप करती है, विकसित होती है, तो ये एक नई लिपि में बदलती है लगभग आज से 1,000 वर्ष पूर्व, 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। और ये सिद्ध मातृका लिपि ही वास्तव में देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। तो 1500 साल लगा ब्राह्मी से देवनागरी लिपि के विकास में। और ये जो देवनागरी है ये प्रारंभिक देवनागरी है, और अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं 2024 में, जो इस वक्त मैं लिख रहा हूं, ये एकदम लेटेस्ट, नूतन या अद्यतन, ये अद्यतन देवनागरी लिपि है।
तो देवनागरी लिपि का एक पूरा विकास क्रम रहा है ना, और ये बिना इतिहास का, बिना प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किए आपको नहीं पता चलेगा, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भी प्राचीन भारत का इतिहास, कला संस्कृति, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये पढ़ना बेहद जरूरी होता है। ये विकास क्रम को बताता है। और इसके अतिरिक्त देखिए, भारत, हमारा देश भारत विविध धर्मों की भूमि रहा है। विविध धर्मों की भूमि भारत। हम ही लोग हैं जिन्होंने सनातन, हम ही लोगों ने ना जिन्होंने सनातन धर्म दिया दुनिया को। इतना उदारवादी धर्म शायद ही दुनिया में कहीं होगा जितना सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म ये लगभग लगभग ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर लगभग लगभग 3600 वर्ष पूर्व, कम से कम 3600 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो रहा है सनातन धर्म हमारा। और सनातन धर्म से ही 2500 वर्ष पूर्व इसमें सुधार की गुंजाइश के साथ दो शाखाएं, कई शाखाएं निकलती हैं, दो शाखाएं प्रमुख होती हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म। तो हमारा देश कई धर्मों का केंद्र बिंदु रहा है, जननी रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म, सभी धर्म महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण सनातन धर्म, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और धर्म के साथ साथ दर्शन के आत्मा, परमात्मा, ये जगत, मोक्ष, ये सब क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये सारी बातें बताई गई हैं। इस सब बातों को समझना होता है। तो भारत धर्मों और दार्शनिक विचारों का केंद्र बिंदु रहा है, जननी रहा है ना। तो इतना महत्वपूर्ण, इतना खूबसूरत, इतने विविधताओं वाला देश शायद ही दुनिया में कोई होगा। जितनी विविधता भारत में आपको दिखाई दे रही है, उतनी विविधता शायद ही दुनिया में कहीं दिखाई देगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी विविधता में एकता है। हमारी विविधता में एकता है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फ्रिक्शंस चीजें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें, लेकिन मूल रूप से जितनी भी विविधता है हमारे देश में, हमने उस विविधता में एकता को बनाए रखा है, एक सूत्र में लोगों को बांधे रखा हुआ है। तो विविध धर्मों के प्रारंभ से ही भारत विविध धर्मों की जन्मभूमि रहा है। प्राचीन भारत में ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म आदि का उदय हुआ, जो इस प्रकार यहां के मिट्टी में घुल मिल गए कि उनको अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। अलग अलग नहीं कर पाएंगे कि हिंदू धर्म से एकदम अलग कर दे बौद्ध धर्म को, संभव नहीं है, या हिंदू धर्म से एकदम अलग कर दे जैन धर्म को, संभव नहीं है। क्योंकि कर्म, पुनर्जन्म, ये सब का आधार तो सनातन ही दे रहा है ना। और देखिए, यद्यपि कि भारत में कई धर्मों को मानने वाले, कई भाषाओं को बोलने वाले, भिन्न प्रकार के सामाजिक रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं, परंतु संपूर्ण भारत में उनमें एक साझा जीवन शैली दिखाई देती है। हम मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं। हमने मिलजुल करके कंपोजिट कल्चर, सामासिक संस्कृति का विकास किया है। और हमारे देश की बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में भी एकता। विविधता में भी एकता है। और हमारे महात्माओं, ऋषि मुनियों की शिक्षाएं, इनके उपदेश आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में कठिनाइयां आती जा रही हैं, लोगों में भौतिकता आती जा रही है, लोग बड़े परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, दौड़ भाग मची हुई है, चिल्ल पांव मचा हुआ है, उसमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास बड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो हम जब इन लोगों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन को कैसे अप्रोच करना है, जीवन को कैसे लेकर के आगे बढ़ना है। इस भौतिकता में क्या भौतिकता को और बढ़ावा दिया जाए कि जब तक जियो यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। जब तक जियो मौज से जियो, ऋण लेके घी पियो, क्योंकि एक बार मर गए, भस्म हो गए, जल गए तो पुनर्जन्म नहीं होता है। या कुछ इस तरह की फिलॉसफी पे जाएं, या इस फिलॉसफी पे, चारवाक सिस्टम वाली फिलॉसफी, लोकायता जिसको हम लोग बोलते हैं, कि पीत्वा पीत्वा च पुनः पीत्वा, पियो पियो
पियो मतलब दारू, पियो पियो और पियो, पीत्वा पीत्वा च पुनः पीत्वा, यावत पतति भूतले, यानी कि पी पी के जमीन पे गिर जाओ, यावत पतति भूतले, उठो बेटा फिर पियो, उत्थाय च पुनः पीत्वा। क्यों भाई? क्यों? पुनर्जन्म न विद्यते, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खाओ पियो मौज करो, ऐश काटो, बैंक का पैसा लेके भाग जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, मौज करो मौज काटो, ये सब फिलॉसफी। तो ये तो भौतिकता को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो जीवन कैसे जिया जाए फिर? तो बुद्धा ने कहा कि जीवन जीने का सही तरीका, देखो भाई, इच्छाओं को नियंत्रण में रखो, क्योंकि इच्छाओं से दुख होता है। इच्छाएं बढ़ाओगे दुख बढ़ेगा, इच्छाएं घटाओगे दुख घटेगा, इच्छाएं खत्म कर दो परम शांति का अनुभव होगा, दिमाग आपका, मानसिक अवस्था परम शांत सच्चिदानंद अवस्था हो जाएगी, कृष्ण अवस्था में आ जाएंगे आप, सच्चिदानंद अवस्था। और ये दुनियावी मुसीबतों और ये दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको बुद्धा ने बोला निर्वाण, निर्वाण। और महावीर जैन ने बोला कैवल्य। तो महावीर जैन ने बोला, और इनके पहले के टीचर पार्श्वनाथ ने कहा, संपत्ति का संचय मत करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, संपत्ति का संचय मत करो। और पांचवा उसमें महावीर स्वामी ने बोला ब्रह्मचर्या, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। और देखिए, मैंने आपसे कहा विविधता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, और यही हमारे देश का बैकबोन है, हमारे देश को मजबूती देता है। और अगर ये कमजोर पड़ेगा तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा देश कमजोर पड़ सकता है, हमारा समाज टूट सकता है इससे। तो भारत प्राचीन भारतवासी एकता के लिए सदैव ही प्रयासरत रहे। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को, मैंने आपसे पहले भी बोला, भारतवर्ष नाम दिया गया, जो प्राचीन आर्य कबीले भारत के नाम पर रखा गया, और इसीलिए हम और आप कहलाते हैं भारत संतति। संतति मतलब डिसेंडेंट, संतान, हम भारत संतति हैं। और हम भारत संतति हैं तो हम सदैव एकता के लिए प्रयासरत रहेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, भारत को एक महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान, छोटा सा ही सही योगदान देंगे। और आप लोग ऑफिसर्स बन के इस देश की सेवा करेंगे। इन बातों को समझिए कि जब आप ऑफिसर्स बनेंगे, दो देश को, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, जिसका प्रयास हम प्राचीन काल से हमारे लोग करते आए हैं। ठीक है, ये प्राचीन काल के कवियों ने भी भारत की कल्पना, देखिए प्राचीन काल में भी कवियों ने भारत की कल्पना टुकड़े टुकड़े में नहीं की थी, एक देश के रूप में की थी। एक देश के रूप में करते हैं जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और पूरब में ब्रह्मपुत्रा घाटी से लेकर के इधर गुजरात राजस्थान होते हुए सिंधु क्षेत्र तक फैला हुआ है। और यही वजह है, देखिए, कि इतने बड़े बड़े शासक हमारे यहां हुए, और जितना बड़ा शासक जो जिसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला होगा वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। और दो बार ऐसा हुआ कि जब भारत भूमि पर बड़े बड़े साम्राज्य बने प्राचीन भारत में, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, और दोनों के समय चक्रवर्ती की अवधारणा फली फूली, क्या ना। तो प्राचीन काल में जो अखंड भारत हम कहते हैं ना, अखंड भारत, इतने बड़े भूभाग पे प्राकृतिक सीमाओं को टच करते हुए वो दो बार हो रहा है। एक बार सम्राट अशोक के समय में, और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त के समय, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय हुआ। तो भारत ने हमेशा से विविधता में एकता को प्रश्रय दिया है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत एक भौगोलिक इकाई, एक देश के रूप में प्राचीन काल से ही रहा है। आधुनिक काल में भारत राष्ट्र राज्य बना है, नेशन स्टेट, लेकिन कंट्री के तौर पे हम भारतवर्ष को प्राचीन काल से देखते हैं। और यह विचार कि भारत एक भौगोलिक इकाई है, विजेताओं और सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ताओं के मन मस्तिष्क में बनी रही। तो अगर बाहर से लोग भी आए ना, और यहां के लोग भी थे, तो उनको एक चीज समझ में आ जाती थी कि भारत भाई एक सांस्कृतिक इकाई है, और यह सांस्कृतिक इकाई में एक है। हो सकता है कि भारत उस समय, किसी समय में, और कई बार ऐसा हुआ भी कि भारत राजनीतिक रूप से विखंडित रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से विखंडित होने के बाद भी भारत सांस्कृतिक रूप से हमेशा से एक ही रहा है ना। और वे सर्वप्रथम उन लोगों के बाहर से आने वाले लोग सिंधु क्षेत्र में आए, सिंधु क्षेत्र में आए, और इसीलिए सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने देश का नाम हिंद रख दिया। सिंधु, सिंधु से सा, तो फारसी में ना, फारस के लोग सा को ह कहते, तो सिंधु हिंदू और हिंद हिंद बना। और यूनानियों ने इस देश का नाम किया
इंडिया, हमारे भारतवर्ष को इंडिया कहा, और अरबी और फारसी यही हिंद, हिंद हो जाता है। तो भारत एक भौगोलिक इकाई के तौर पे हमेशा से एग्जिस्ट करता था और करता रहेगा, और सांस्कृतिक इकाई के तौर पे भी। और वर्तमान में हम लोग राष्ट्र, राज्य प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, और हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम हमेशा से भाषाई और सांस्कृतिक एकता के प्रयास करते रहे। देखिए, जैसे अगर हम भाषा के स्तर पे आए तो दो भाषाएं हुई हैं जिन्होंने भारत को हमेशा से एक सूत्र में पिरोया है। एक भाषा जिसने भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का काम किया, वो संस्कृत थी, या विशुद्ध भाषा, संस्कृत या विशुद्ध भाषा। और ये वेदों व आर्यों की भाषा थी, वेदों की भाषा, आर्यों की भाषा। और इसे हम कहते हैं कि वेद जो हैं संस्कृत में रचे गए, वो ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय वाणी संस्कृत में रचे गए ईश्वरीय वाणी है। तो वेद संस्कृत में है, और संस्कृत आम जनों की भाषा नहीं थी, विद्वत जनों की भाषा थी। और संस्कृत के अपोजिट, इसके उलट, जो थोड़ी अशुद्ध हुआ करती थी, जिसमें व्याकरण के बहुत ज्यादा नियम नहीं लगते थे, कम नियम लगते थे, वो प्राकृत। तो प्राकृत हो गई अशुद्ध भाषा। ये आम जनों में लोकप्रिय थी, आम जन प्राकृत। तो प्राकृत और संस्कृत विद्वत जनों में और कॉमन सर्कल में ये संपूर्ण भारत में प्रचलित होती थी, संपूर्ण भारतवर्ष में। और यहां पे चूंकि थोड़ी अशुद्धता है, तो इसके कई अलग अलग रूप बनेंगे। जैसे पाली, बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा के अंतर्गत पाली बोली में दिए। मागधी, हाइब्रिड मागधी, अर्धा मागधी, हाइब्रिड मागधी, शौरसैनी, अपभ्रंश, पैशाची, ये सब प्राकृत के अंतर्गत, ये पूरे भारत में चलती थी, और ये भी पूरे भारत में चलती थी। तो भाषा के स्तर पर भी भारत हमेशा से एक सूत्र में बंधा रहा, आम सर्कल में प्राकृत और विद्वत जनों में संस्कृत ने, और संस्कृत ने हमेशा से भारत को सांस्कृतिक रूप में एक रखा है। तो भाषाओं का और लिपियों का भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त देखिए, हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, और ये देश की एकता, कितनी महत्वपूर्ण बात है, ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, क्योंकि ये महाकाव्य हैं, और महाकाव्यों को पूरे भारतवर्ष में रिकॉग्नाइज किया जाता था और पढ़ा और समझा जाता था, रामायण और महाभारत, है ना। और हम जानते हैं कि रामायण भगवान श्री राम के जीवनी है, और महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण, जिसमें मूल रूप से 6 कांड और 1 कांड कहते हैं विद्वत लोग की बाद में जोड़ा गया। तो उन 6 या 7 कांड में भगवान श्री राम की जीवनी के बारे में बताया गया है। और इसमें जानते हैं, रामायण की मैं बात कर रहा हूं, 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक। और इसे संस्कृत में चतुर्विशंति सहस्त्र संहिता कहते हैं। चतुर्थ 4, विशंति 20, 20 धन 4 24 गुणा 1000, सहस्त्र 1000, 24,000 श्लोकों का संग्रह चतुर्विशंति सहस्त्र संहिता। और 6 कांड, और कुछ लोग कहते हैं कि 7वां कांड बाद में, 6 पक बाद में जोड़ा गया है। और महाभारत जितना बड़ा महाकाव्य तो दुनिया में कहीं लिखा ही नहीं गया। कैसे? 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक, 18 पर्व और 1 लाख श्लोक हैं। इतना बड़ा महाकाव्य दुनिया में कहीं नहीं बना, और ना शायद कभी, अगर मैं बायस नहीं हूं तो दुनिया में अब ना शायद कभी ये बन भी पाएगा। कोई संभावना तो दूर दूर तक भाई नजर नहीं आ रही है। तो महाभारत और रामायण, खास तौर पे रामायण की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग जानते हैं रामायण के कितने क्षेत्रीय संस्करण हैं? बताऊं? 300 से भी ज्यादा
क्षेत्रीय संस्करण है रामायण के, और वाल्मीकि रचित रामायण के, और उसी में एक क्षेत्रीय संस्करण अवधी बोली में है जिसे रामचरितमानस कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस वाल्मीकि रचित संस्कृत रामायण का अवधी वर्जन है, क्षेत्रीय वर्जन है। फिर तमिल वर्जन है कंबन का रामायण, फिर बांग्ला वर्जन है कृतिवासा का रामायण। इवन महत्वपूर्ण बात यह कि उर्दू में भी रामायण है। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में उर्दू में रामायण रचित है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, उर्दू रामायण। तो 300 संस्करण क्षेत्रीय स्तर पर रामायण के मौजूद हैं। मतलब वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की, भगवान श्री राम की जीवनी, वो पूरे भारतवर्ष में रही है, जानकारी रही है लोगों को। क्षेत्रीय स्तर पे अपने अपने बोलियों में लोगों ने अनुवाद करके पढ़ा है इससे। और इस तरह से देखिए, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, ये जोड़े रखने का काम किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो इन चीजों की जानकारी हमें निश्चित तौर पे होनी चाहिए, होती भी है हमारे यहाँ, लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। हम भगवान श्री राम की जीवनी के बारे में ठीक ठाक जानते हैं, है ना। और जो नहीं जानता है उसे जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो और इसी तरह से वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था आधारित सामाजिक तंत्र के हमारे यहां समाज को पहले शुरुआती दौर में समाज को वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। और प्रारंभिक आर्यों में वर्ण हुआ करते थे, जातियां नहीं हुआ करती थी। जातियों का विकास बाद में हुआ है। वर्ण मूल रूप से सनातन में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, और वर्ण व्यवस्था में पुरोहित वर्ग था ब्रह्म, और फाइटर्स लोग थे छत, और फिर उत्पादक लोग थे विष। और ये 3600 वर्ष पूर्व से लेकर के 3000 वर्ष पूर्व के बीच में था। और जो ये वर्ण व्यवस्था थी ना, त्रिस्तरीय वर्ण व्यवस्था, तो मूल सनातन धर्म में त्रिस्तरीय वर्ण व्यवस्था थी। और ये बिल्कुल भी जन्म पर नहीं थी, जन्म पर आधारित ही नहीं थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था हमारे यहां कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी, कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी। और इस वजह से वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर पाना संभव था। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होता था, फिर आगे चल के वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होने लगा, फिर इस जन्म पर आधारित हो गई और एक और वर्ण जुड़ गया जिसे हम शूद्र वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था आधारित सामाजिक तंत्र का विकास हुआ। और जब हम इन्हें आगे के चैप्टर्स में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का उदय किस प्रकार होता है। मूल रूप से वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का विकास बाद में हुआ है, कई जातियां बाद में बनी हैं। तो वर्ण और जाति आधारित सामाजिक तंत्र रहा है। और कुछ इस प्रकार से देखिए, हमने एनसीईआरटी प्रोफेसर रामशरण शर्मा के पहले चैप्टर को डिस्कस किया और हमने यहां समझा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। हर चीज को जानने के लिए अपने आप को, अपने देश, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तंत्र, अपने धर्म, फिलॉसफी, दर्शन आदि को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन। और उसके अलावा आधुनिक, ये मध्यकालीन और सारे पूरा ही इतिहास पढ़ना है, भारत का पूरा ही इतिहास पढ़ना है आपको। लेकिन हमारा फोकस अभी एनसीईआरटी पर है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्रोफेसर रामशरण शर्मा, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, ये आगाज है, अंजाम तक हम लोग अब साथ बने रहेंगे। आखिरी चैप्टर तक इसी जोश और खरोश के साथ, ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। हम और आप मिलके जी तोड़ मेहनत करेंगे और अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले चैप्टर नंबर 2 से फिर हम लोग आगे का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे, कि जहां ये हम चर्चा कर रहे होंगे कि इतिहास का निर्माण कैसे किया जाता है, कि जो कुछ भी हम इतिहास में जान पाते हैं वो जान कैसे पाते हैं कि ऐसा रहा होगा। सीन कैसे रिक्रिएट करते हैं कि उस जमाने में 4500 साल पहले कि हमारे यहां शहर थे। कैसे पता चला 4500 साल पहले हमारे यहां शहर थे?
पता चलता है ना, तो उसके स्रोत होते हैं ना, इतिहास की जानकारी के स्रोत होते हैं। कुछ चीजें हमें उत्खनन से मिलती है, खुदाइयों से, कुछ रिटन फॉर्म में अवेलेबल होता है, कुछ किताबें मिल जाती हैं, तो जोड़ ओड़ करके हम लोग इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो अगला चैप्टर है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। मिलेंगे अगले चैप्टर में फिर, तब तक चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। आप इसका रीडिंग लगाइएगा, अच्छे से समझिए, हमने डिस्कस किया, आप समझ भी गए हैं, और फिर भी इसका एक रीडिंग लगाइएगा, और हम इस कारवां को, इस आगाज को जरूर, आपसे वादा है कि अंजाम तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।